चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बता दें लखनऊ से अहम जानकारी। 28 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला है। 28 नवंबर को यूपी विधानसभा में शोक प्रस्ताव होगा। 29 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे पेश होगा अनुपूरक बजट। 30 नवंबर को अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा और वोटिंग। 1 दिसंबर को विधानसभा सत्र में होंगी विधायी कार्य। योगी सरकार सत्र में ला रही है अनुपूरक बजट। 42,000 करोड़ रुपए का हो सकता है अनुपूरक बजट। बता दें अनुपूरक बजट के जरिए विकास कार्यों को गति देगी योगी सरकार। तो 28 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला है। 28 नवंबर को यूपी विधानसभा में शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके बाद अगले दिन यानी कि 29 नवंबर को 12:30 बजे पेश होगा अनुपूरक बजट। तीर्थ विकास परिषद और राज्य राजधानी क्षेत्र को मिलेगी तरजीह। 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी होगी धन की व्यवस्था। 5 एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारों के लिए बजट। 30 औद्योगिक गलियारों के लिए भी आ सकती है बजट। और अयोध्या के विकास गन्ना के बकाया भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज। पिछले अनुपूरक बजट में 33,768 की तुलना में 8500 करोड़ ज्यादा होगा बजट। प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, इसकी शुरुआत होने जा रही है, अनुपूरक बजट पेश होगा, क्या कुछ खास और रहने वाला है? बिल्कुल श्रुति, देखिए 28 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट जो है वो सरकार लेकर आएगी और माना जा रहा है कि ये अनुपूरक बजट अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट होगा जितने भी अनुपूरक बजट आए हैं। पिछले बार के अनुपूरक बजट की बात करें तो करीब 3300 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सरकार ने पेश किया था और अब इस बार जो है वो 4200 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो सरकार पेश करने जा रही है। तो यानी कि 800 करोड़ रुपए से अधिक जो है पिछली बार के मुकाबले ये बजट जो है वो बड़ा होगा। इसके अलावा अन्य बातें करें तो इस बजट के अंदर माना जा रहा है विशेष तौर पर गन्ना किसानों को लेकर, अयोध्या के विकास को लेकर विशेष तौर पर स्पेशल पैकेज जो है वो अनाउंस किया जा सकता है। 28 तारीख को पहले दिन जब सत्र की शुरुआत होगी तो उस वक्त शोक प्रस्ताव आएगा क्योंकि लखनऊ पूर्वी से जो विधायक थे आशुतोष टंडन उनका जो है अभी निधन हुआ है। तो पहले दिन निधन प्रस्ताव जो है वो शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके बाद अगले दिन सदन में सरकार के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना वो अनुपूरक बजट पेश करेंगे। अगले दिन उसके इस बजट पर चर्चा की जाएगी और उसके अगले दिन विधायी कार्य जो है वो किए जाएंगे। तो 4 से 5 दिन का ये सत्र जो है वो हो सकता है। हालांकि विपक्ष का कहना है कम से कम 8 दिन का ये सत्र होना चाहिए। सरकार असल मुद्दों पर बात करने से बचना चाह रही है और इसीलिए जो सत्र की अवधि है उसको सरकार ने बहुत कम कर रखा हुआ है। इस तरीके के आरोप जो है वो जरूर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि सत्र कितने दिन का होता है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो जानकारी उसके मुताबिक 4 से 5 दिन का ये सत्र जो है वो हो सकता है। 4200 करोड़ रुपए का आधार होगा पूरा बजट का करीब और उसके अंदर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर कई तरह की घोषणाएं हो सकती हैं और सबसे अहम जो है वो अयोध्या और गन्ना किसानों को लेकर, क्योंकि ये 2 वो मुद्दे हैं। इसके तुरंत बाद जो है 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है तो साफ तौर पर इसका फायदा बीजेपी लेना चाहेगी और इसीलिए जो बजट लाएगी तो उसमें इन दोनों के लिए विशेष तौर पर प्राविधान जो है वो किए जाएंगे। तो इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये अनुपूरक बजट होगा उसमें अयोध्या के विकास को लेकर और गन्ना किसानों को लेकर विशेष तौर पर 2 घोषणाएं जो है वो की जाएंगी और अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट जो है वो सरकार पेश करेगी। तो क्या प्रियम इस शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा होना लाजमी है? देखिए लाजमी है क्योंकि कोई भी सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्ष में हंगामा करता ही है। पहले दिन जाहिर बात है माना जा रहा है कि सरकार को घेरने के लिए चाहे वो कई सारे जो मुद्दे हैं जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, किसानों को लेकर पता नहीं सभी मुद्दों को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की कुछ घटनाएं पिछले दिनों घटी हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर की हत्या हो लखनऊ के कृष्ण नगर में या फिर अन्य जिलों की घटनाएं रही हो, बाजार रही हो, उन सभी को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरना चाहेगा और इसीलिए माना जा रहा है कि पहले दिन जब सत्र की शुरुआत होगी तो उसमें विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा जो है वो किया जा सकता है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा विधानसभा के अंदर हमेशा हमको देखने को मिलता है जब सत्र की शुरुआत होती है तो उससे पहले सपा हो, कांग्रेस हो, सभी जो है वहां पर जाकर अपना प्रदर्शन करते हैं और इस बात का आरोप लगाते हैं कि सरकार तानाशाह हो चुकी है, सरकार उसकी बातों को नहीं मान रही है। 28 तारीख से पहले 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जानी है। इस सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के जो नेता हैं उनको बुलाया जाएगा और उनके साथ चर्चा की जाएगी कि इस बार का जो सत्र चले उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो विधायक कार्य किए जा सके और सदन की कार्रवाई को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जा सके, सदन की कार्रवाई को स्थगित न करना पड़े, यानी कि जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो। देखना होगा विपक्ष किस तरीके का सहयोग देता है, किस तरीके से सरकार विपक्ष की बातों को मानती है। बिल्कुल 28 तारीख से जो सत्र शुरू होगा उसमें जाहिर सी बात है कि शुरुआत होगी काफी हंगामेदार रहेगी।
यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है उससे यूपी में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, गति को कितनी रफ्तार देने का काम करेगी ये दो नए लिंक एक्सप्रेसवे? छुट्टी देखिए, अभी लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी या किन चीजों को लेकर पैकेज होगा, ये अभी पूरी तरीके से नहीं करता हूँ। वो जब और बजट आएगा उसके बाद ही ये चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन माना जा रहा है ऐसा कि इस तरीके की सौगातें मिलती है। जाहिर सी बात है, विकास के मुद्दों को लेकर हमेशा दावे सरकार की तरफ से किए जाते रहे। बीजेपी हमेशा दावा करती रही कि वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, तो उसका साफ तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा देखना होगा कि कितना मिलता है और साफ तौर पर उसका फायदा अगर बीजेपी इस तरीके की योजनाएं लेकर आती है, तो सरकार लेकर आती है, माफ कीजिएगा, तो बीजेपी को इसका फायदा जरूर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। ठीक है प्रियम, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो 4 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है 28 तारीख से, और ऐसे में आपको बता दें 4 दिनों का ये होने जा रहा है। हालांकि विपक्ष कई सवाल उठा रहा है 4 दिवसीय विधानसभा सत्र का, और बता दें कि अनुपूरक बजट इस दौरान पेश किया जाएगा। और बता दें इस बीच की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। पूर्वांचल नक्सली नेटवर्क शुरू हुई है जांच, और एनआईए ने शुरू की है पूर्वांचल नक्सली नेटवर्क की जांच। बलिया से पकड़े गए हैं 5 नक्सली। वाराणसी में एनआईए ने मारे थे छापे, और एनआईए ने 16 अगस्त को किया था रिपोर्ट टेक ओवर। वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, चंदौली से जुड़ा ये नेटवर्क बताया जा रहा है। आजमगढ़ समेत कई शहरों तक फैला है ये नक्सली नेटवर्क। एनआईए ने 5 सितंबर को छापेमारी कर जुटाए थे अहम सबूत। सरकार के विरोधी आंदोलन को सशस्त्र आंदोलन बनाने की साजिश है। तो बता दें कि अब नक्सली नेटवर्क की यहाँ पे जांच की शुरुआत होने जा रही है। एनआईए इसकी शुरुआत करेगा। जंगल में दिया जा रहा था हथियार चलाने का प्रशिक्षण, और आजमगढ़ समेत कई शहरों तक ये नेटवर्क जो है वो नक्सली का फैला हुआ बताया जा रहा था। एनआईए ने 5 सितंबर को छापेमारी कर कई अहम सबूत जो है वो जुटाए थे। प्रियम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, देखिए ये बड़ी खबर है कि एनआईए अब नक्सली नेटवर्क की जांच करने के लिए जा रही है। किस एंगल से जांच करेगी, क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? त्रुटि देखिए, एनआईए की जांच करने की अपनी स्ट्रेटेजी होती है और अपने उनके तरीके होते हैं जिस हिसाब से वो जांच करते हैं, पूछताछ करते हैं, हर एक कड़ी को कड़ी से गिराते हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों गिरफ्तारियां हुई पूर्वांचल से, एटीएस में गिरफ्तारियां करी थी, और उसके बाद 16 तारीख को 16 लाख की केस था, वो एनआईए ने अपना टेक ओवर कर लिया था। और उसके बाद से जिस तरीके से जानकारियां निकल के सामने आई है, वाराणसी हो या फिर बलिया हो, इन जगहों पर एक बड़े प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा था। सरकार का विरोधी जो आंदोलन है उसको सशक्त आंदोलन बनाने की, यानी कि उसके अंदर हिंसात्मक रूप से जो है वो ये आंदोलन हो सके या वहां पर, तो उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही थी। फिलहाल अभी एनआईए ने पूरे घटनाक्रम को कह सकते हैं पहले ही पर्दाफाश किया है और गिरफ्तारियां की हैं। जो लोगों को गिरफ्तार किया गया साथ ये बात पुष्टि हुई है कि वो इस तरीके का प्लान कर रहे थे। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए थे कई तरीके के। तो ये सब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी आतंकी घटना या एक कह सकते हैं बड़ा एक साजिश की तैयारी जो थी वो की जा रही थी, जिसको कहीं ना कहीं एटीएस ने और एनआईए ने संयुक्त रूप से कार्य किया है। एटीएस ने पहले उस मामले में गिरफ्तारी करी थी, उसके बाद अपने केस को एनआईए को टेक ओवर किया, उसको दे दिया था, और एनआईए ने टेक ओवर करने के बाद लगातार हर एक पहलू को देखा है। जो गिरफ्तारियां पिछले दिनों हुई उन सबसे पूछताछ की गई। हर एक पूछताछ में जो जानकारियां निकल के सामने आई वो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरी ये कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया है। और उसमें अभी ये माना जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में और भी इस कार्रवाइयां एनआईए की तरफ से देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से अभी सुराग मिले हैं, अब जिन लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों को फिर से जो है वो छापेमारी करी गई है एनआईए की तरफ से, और वहां पर जो चीजें उसको हाथ में लगी हैं, जो सबूत हाथ में लगे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनको जानकारी के मुताबिक हाथ में लगी हुई हैं, तो उनके जरिए क्या कुछ डेटा उनको मिलता है, और डेटे के एनालिसिस के बाद में एनआईए जरूर जो है कहीं ना कहीं आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जहां पर सिर्फ की गतिविधियां हो रही हैं वहां पर कर सकती है। और माना जा रहा है कि इस तरीके के जो नापाक मकसूदे हैं उनको कहीं ना कहीं नाकामयाब जो है वो करने के लिए एनआईए जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ये बड़ी कह सकते हैं जो घटना थी वो होने जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं एनआईए ने फिलहाल अभी रोका है। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबर में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से 7 विशेषज्ञ उत्तरकाशी पहुंचे हैं। ऑगर ड्रिल मशीन हुई है खराब, मशीन ठीक करने पहुंचे विशेषज्ञ। बता दें, ऑगर मशीन खराब होने के कारण ड्रिलिंग रुकी हुई है और जिसके कारण मजदूरों को बाहर निकालने में वक्त लग रहा है। तो ऑगर ड्रिल मशीन खराब हो चुकी है। 7 विशेषज्ञों की टीम जो है वो उत्तरकाशी पहुंची है दिल्ली से। ऑगर मशीन को ठीक किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि बीच में स्टील आ गया था और जिसके कारण ये ऑगर मशीन में खराबी आ गई थी, वरना अभी तक सारे मजदूर बाहर आ जाते और ये खुशखबरी मिल जाती। तो दिल्ली से 7 विशेषज्ञों की टीम उत्तरकाशी पहुंची है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की सहायता से 7 विशेषज्ञों की टीम उत्तरकाशी पहुंची है। ऑगर मशीन को ठीक करने की कोशिश यहां पे की जा रही है। अर्नोल्ड डिक्स भी मौके पर मौजूद है। काफी अच्छा खासा उनको अनुभव है टनल में किस तरीके से कार्य किया जाता है, किस बात का खासा ख्याल रखा जाए और इसलिए जो है यहाँ पे काम और तेज गति से हो रहा है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कहां तक काम पहुंचा है, कितना बाकी है और कितना और वक्त लगेगा मजदूरों को बाहर निकालने में। तो मशीन ठीक करने के लिए विशेषज्ञों की टीम पहुंच चुकी है। दिल्ली से रवाना हुई थी उत्तरकाशी, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंची है और बता दें कि ऑगर मशीन को अब से कुछ ही देर में ठीक किया जाएगा। आगे के कार्य शुरू हो जाएंगे। अभी कैंथुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या चल रहा है मौके पर, कितना कार्य हो चुका है, कितना और इंतजार? ये कह सकते हैं कि जो इंतजार की घड़ियां हैं वो अब यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब से कुछ देर में कह सकते हैं कि जो ड्रिल मशीन का जो काम है ना वो शुरू यहाँ पर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो 12 मीटर का जो पैच बचा हुआ है, यानी 2 पाइप जो और अंदर मलबे के अंदर जाने रहा है, उसके ड्रिल मशीन का वो काम अब से कुछ देर में यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अब अगले कुछ घंटों में वो राहत की खबर, खुशी की खबर यहाँ पर हम सबको मिल जाएगी, जिसमें टनल के भीतर फंसे हुए 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का काम प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक ये कह सकते हैं कि जो विशेषज्ञ वहां पर हैं, उन विशेषज्ञों के अनुसार अभी तक जो टनल के भीतर जो हडल आए हुए थे, जो तकनीकी खामियां आई थी, उन सबको दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और अब उम्मीद यह है कि वो सभी खामियां, वो सभी बाधाएं दूर करते हुए जो ड्रिल मशीन का काम है वो यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रात से ही यहाँ पर मौजूद है। तो ये समझा जा सकता है कि उनकी स्वयं की निगरानी में जो इस समय आखिरी पैच का जो काम यहाँ पर होना है, आखिरी चरण का जो रेस्क्यू अभियान यहाँ पर होना है, उसको करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जैसे ही ये कह सकते हैं कि 12 मीटर का टनल के भीतर पाइप को डालने का काम पूरा हो पाएगा, जो 800 mm व्यास का जो प्यास है उसको जैसे ही अंदर पहुंचा दिया जाएगा, उसके बाद एनडीआरएफ का एक दस्ता अंदर जाएगा, जिस अंदर ये कह सकते हैं कि जो फंसे हुए जो मजदूर हैं उनसे बातचीत वहां पर करेगा, उनके स्वास्थ्य को देखेगा। कोई गंभीर अगर ज्यादा बीमार इस समय कोई श्रमिक वहां पर नजर आता है तो फिर उनको सबसे पहले बाहर निकालने का काम वहां पर किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी अगर तैयारियों की बात करते हैं तो प्रशासन की तरफ से हर उस बैकअप प्लान को यहाँ पर दुरुस्त करने का काम किया गया, जिससे इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के साथ साथ इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी यहाँ पर कराया जाए। सिलकारा टनल से कुछ दूर है, कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी पर इस समय यहाँ पर जो 4400 का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो बेहद अस्पताल है, उन पर इस अस्पताल में 41 बेड का एक स्पेशल वार्ड यहाँ पर तैयार कर लिया गया, जहाँ पर इन सभी 41 श्रमिकों को लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अस्पताल तो क्या ऑर्गन मशीन जो खराब हुई थी उसके बदले कोई और मशीन मौके पर मौजूद नहीं थी? उसके ठीक होने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? अभी पहले से बैकअप प्लान क्यों नहीं रखा गया? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 ऑर्गन मशीन यहाँ पर मौजूद हैं। जो इंदौर से बैकअप के तौर पर जो ऑर्गन मशीन यहाँ पर लाई गई थी वो भी इस समय टनल के पास मौजूद है, लेकिन जो अमेरिकन ऑर्गन मशीन जो अभी तक काम कर रही थी वो पावरफुल मशीन कही जाती है और उसके माध्यम से लगातार उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया जाता। ड्रिल के जो ब्लेड यानी जो पाइप के अंदर जो इस समय ड्रिल जा रही थी, जो ब्लेड वहां पर उस हडल को काटने का काम कर रहे थे, उन ब्लेडों में कुछ तकनीकी खामियां आई थी, लेकिन अब उनको दूर करने का काम यहाँ पर किया गया था। ये कह सकते हैं कि बिल्कुल, जैसे जैसे घड़ियां आगे बढ़ रही है चिंता और भी ज्यादा बढ़ रही है। अब देखना होगा कब तक बाहर निकलते हैं तमाम मजदूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। आज मथुरा दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री कृष्ण में जन्मस्थली पहुंचकर करेंगे कान्हा का दीदार। बिचुरच उत्सव में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज मथुरा दौरे पर रहने वाले हैं। तकरीबन 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो वहां पे पहुंचेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थली पहुंचकर कान्हा का दीदार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और तैयारी काफ़ी दिनों पहले से चल रही थी। और ऐसे में आपको बता दें कि खुद मौके पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद रहेंगे उनका स्वागत करने के लिए। फारूक को ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फारूक को तैयारियां कैसी है, कितना काम हो चुका है? जी स्वीटी, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली हैं। जहाँ पर रेलवे ग्राउंड में उन्हें आना है, ब्रज महोत्सव जहाँ पर है वहाँ भी पूरी तैयारियां जिला प्रशासन की हो गई हैं। हेलीपैड का निर्माण पूरी तरीके से आर्मी ग्राउंड में कर दिया गया है। 3:40 पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर आ जाएगा और 3:45 पे वो श्री कृष्ण जन्म स्थान वाले मार्ग होते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचेंगे और वहाँ पूजा अर्चना करेंगे और श्री कृष्ण जन्म स्थान से सीधे वो ब्रजरथ महोत्सव में आएंगे, जहाँ 2 घंटे ब्रजरथ महोत्सव में मीराबाई की 525वें जन्म दिवस पर टिकट जारी करेंगे और सिक्का भी जारी करेंगे मीराबाई के ऊपर। जी बेटी, यानी कि तैयारी काफी दिनों पहले से चल रही थी। और ऐसे में और क्या कब वहां से रवाना होंगी, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री? जी, प्रधानमंत्री जो है ब्रजरथ महोत्सव के बाद में एक 40 मिनट की अपनी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री 7:45 पर आर्मी के हेलीपैड ग्राउंड पर पहुंचेंगे और वहाँ हेलीपैड से दिल्ली के लिए यानी कि तैयारियां सुगम है, बस प्रधानमंत्री का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज मथुरा दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और ऐसे में बता दें तकरीबन 4 बजे पहुंचेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री का सिर्फ इंतजार है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।